है जिससे खुद राजा भी खौफ खा रहा है। ये कुछ देर में आपको समझाते हैं। बाद में जब तीनों भाई खाना खा रहे होते हैं, जो कि असल में भाई नहीं है, जेनेटिकली बनाए गए क्लोन्स है, मगर ये एक दूसरे को भाई ही कहते हैं। जब डॉन बड़ा होगा वो जवान सम्राट की तरह नजर आएगा, और जब समय के साथ वो बूढ़ा होगा तो वो डस्क की तरह नजर आएगा, और डस्क फिर मर जाता है। ऐसे ही ये सिलसिला चलता है। आई होप कि इन क्लोन्स का कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। फिर खाना खाते समय लेडी डेमर्जल, जो कि इनकी सलाहकार है, वो आती है और बताती है कि थेस्पियस ग्रह और इनेक्रियन ग्रह के एम्बेसडर यहाँ पहुँचने वाले हैं। हम देखते हैं कि इन तीनों क्लोन्स की आदतें बिल्कुल एक जैसी है, क्योंकि ये तीनों एक ही इंसान के क्लोन्स है। इनकी ना माँ है, ना पिता, ना इनका कोई और परिवार। इनका वजूद सिर्फ एक काम के लिए ही बनाया गया है, साम्राज्य और राज के लिए। अब थोड़ा सा कहानी को और समझने की कोशिश करते हैं। थेस्पियंस और इनेक्रियंस ये दोनों अलग अलग ग्रह पर रहने वाले इंसान थे। अलग सभ्यताएं थी। अतीत में इनके युद्ध भी हुए। ऐसा भी समय था कि ये दोस्त भी थे, और इनके युद्ध साम्राज्य के साथ भी हुए। मगर वक्त के साथ सब बदल गया। अब ये दोनों मतलब थेस्पियन और इनेक्रियन एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और साम्राज्य के साथ शांति का समझौता हो चुका है। मगर याद रखिए, इनेक्रियंस और थेस्पियन ये दो किस्म के लोग साम्राज्य को पसंद नहीं करते, ना ही राजा को। और इनके ग्रह भी आकाशगंगा के छोर पर है, बहुत दूर है। तो बैक टू द स्टोरीज के बाद डॉन दोनों प्लैनेट्स के एम्बेसडर्स का स्वागत करने जाता है। डॉन और डेमर्जल की बातों से पता चलता है कि इन दोनों ग्रह के लोगों में काफी पुरानी दुश्मनी है, और इनके बीच शांति बनाए रखने के लिए ही इन्हें यहाँ बुलाया गया है, ताकि ये आपस में और ना लड़े। दूसरी तरफ गेल ट्रेंटोर पर पहुंच गई है। वो रेश से मिलती है, जो उसे एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी में लेकर आता है। ट्रेंटोर की महान लाइब्रेरी, जिसमें हजारों सालों का ज्ञान मौजूद है। पहली बार गेल हैरी सेल्डन से मिलती है। उन्हें देखकर गेल बहुत खुश थी, क्योंकि ये उसका सपना था। इस समय के जीनियस से मिलना उसके लिए गर्व की बात थी। सेल्डन उससे कुछ सवाल पूछता है कि उसने इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया, वो साइको हिस्ट्री के बारे में क्या जानती है। और ये जानकर भी सेल्डन बहुत हैरान था कि सिनिक्स जैसे ग्रह पर, जहां इंसान को ज्ञान पाने की कोई इजाजत ही नहीं, वहां से इतनी काबिल लड़की यहाँ आई है। सेल्डन उसे बताता है कि कल मुझे हिरासत में ले लिया जाएगा, क्योंकि मैंने एक ऐसी थ्योरी बनाई है जो ये साबित करती है कि जल्द ही इंसान अंधकार के युग में पहुंच जाएगा। आने वाले 500 सालों में गैलेक्टिक साम्राज्य तबाह हो जाएगा। दरअसल सेल्डन काफी सालों से साइको हिस्ट्री पर काम कर रहा है, जिसमें जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए नंबर्स और मैथ की मदद से भविष्य का अंदाजा लगाया जा सकता है। और सेल्डन भविष्य बता चुका है कि ये पूरा गैलेक्टिक एम्पायर खत्म होने वाला है। ये साइको हिस्ट्री क्या है, आगे समझेंगे। सेल्डन की इन बातों से सम्राट उसे मारना चाहते हैं। वो बताता है कि सम्राट को डर है कि लोग मुझ पर यकीन करने लगेंगे कि मैं भविष्य बता सकता हूँ, और उनको वो भविष्य पसंद नहीं, क्योंकि इसमें तो उनकी पूरी तबाही है। इसलिए इससे पहले कि प्रजा उनके खिलाफ हो जाए, वो मुझे चुप करवाना चाहते हैं। वो गेल को ये भी बताता है कि उसे सम्राट ने यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि तुम मेरी थ्योरी को गलत या सही साबित कर सको। गेल पूछती है, मगर मैं ही क्यों? सेल्डन बताता है, क्योंकि तुमने मेरे द्वारा दिए गए मैथ प्रॉब्लम एब्रैक्सिस को सॉल्व किया है। यानी कि तुम उन चुनिंदा इंसानों में से हो जो मैथ और नंबर्स की बहुत अच्छी समझ रखते हैं, और इस समय सिर्फ तुम ही मेरी थ्योरी को गलत या सही साबित कर सकती हो। अब अगर कल गेल ने सेल्डन की थ्योरी को सही कहा तो वो भी सेल्डन के साथ मारी जाएगी, और अगर उसने इसे गलत कहा तो उसे वापस अपने ग्रह पर भेज दिया जाएगा, जहां गेल के लिए कुछ नहीं है, मतलब कि उसका सफर शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। ये सब सुनकर गेल दुखी हो जाती है। उसे गुस्सा भी आता है, क्योंकि उसे यहाँ झूठ बोलकर लाया गया। वो कहती है कि मैंने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, किस लिए? ताकि मैं यहाँ आकर सिर्फ कुछ नंबर्स के बारे में राय दे सकूं। सेल्डन कहता है कि मैथ सिर्फ नंबर नहीं है। वो उसे अपना प्राइम रेडियंट दिखाता है, जिसमें उसने अपने मैथ की मदद से इस भविष्य का अंदाजा लगाया है। चलिए अब इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर कर देते हैं। विज्ञान की मदद से हम आजकल बहुत से चीजों की भविष्यवाणी कर सकते हैं, जैसे मौसम की। वो इसलिए क्योंकि हम मैथ का सहारा लेकर हर चीज का हिसाब लगाते हैं, और वो अंदाजा 99% सही ही होता है। हम किसी चीज का वजन मालूम करना चाहे तो हमारे पास एक सिस्टम है। लंबाई या चौड़ाई नापना चाहे तो उसके लिए भी एक अलग सिस्टम है, और वो बिल्कुल सही रिजल्ट देता है। अब मान लीजिए अगर एक ऐसे सिस्टम को बनाया जाए जो इंसानी इतिहास और उनकी साइकोलॉजी को अच्छी तरह स्टडी करे,
मैथ की मदद से हम ये हिसाब लगा सके कि भविष्य में क्या होने वाला है। वैसे तो ये आज के समय में मुमकिन नहीं है, पर आज से कुछ हजार साल बाद हमने काफी विकास कर लिया होगा, तो ये बस एक सोच नहीं रहेगी। तो असल में डॉक्टर सेल्डन ने एक ऐसी थ्योरी, मैथ का एक ऐसा सिस्टम बना लिया था जिससे वो आने वाले समय की भविष्यवाणी कर सकता था, खासकर इंसानों की किस्मत का। और इसे नाम दिया गया था ह्यूमन साइको हिस्ट्री। और यही साइको हिस्ट्री पूरी कहानी को बदल के रख देगा। दोस्तों, आप मैथ के अलावा हर चीज में हेरा फेरी कर सकते हैं, मगर नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते, और ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। गेल ने सेल्डन की साइको हिस्ट्री की स्टडी की थी। ट्रेंट और परे से बहुत से लोग थे जो सेल्डन को मानते थे। उसके थ्योरी पर उन्हें पूरा विश्वास था। सेल्डन के भविष्यवाणी में गैलेक्टिक साम्राज्य टूट जाएगा, जो कि पिछले 12,000 सालों से राज कर रहा है, और किसी बड़े जंग का कोई खतरा भी नहीं है। वैसे तो आमतौर पर किसी बड़े युद्ध का खतरा नजर भी नहीं आ रहा। तो हैरी सेल्डन की ये बात हर किसी को हजम नहीं होती। अब सवाल ये है कि या तो हैरी सेल्डन सही हो सकता है या गलत, पर अगर वो सही है और तबाही का अंदाजा पहले से ही है, तो क्या करना चाहिए, क्योंकि इस तबाही को रोका नहीं जा सकता। तो इसके लिए सेल्डन के पास एक बड़ा प्लान है जो आगे की कहानी में सामने आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सम्राट के महल में हम देखते हैं कि दोनों एम्बेसडर्स अपने गृह से लाए भेद को सम्राट के सामने पेश करते हैं। सम्राट ने उन्हें बताता है कि अगले कुछ दिनों में इस बात का फैसला हो जाएगा कि आप लोगों के बीच में जंग होनी चाहिए या शांति का समझौता होना चाहिए। साम्राज्य के मुकाबले इनेक्रियंस और थेस्पियंस अब काफी कमजोर थे। वहीं दूसरी तरफ गेल के कहने पर रेश उसे चर्च के पादरी से मिलवाता है। सिनिक्स ग्रह पर जिस धर्म को माना जाता है, ये उसी का पादरी है। क्योंकि ये बहुत साल आगे की कहानी है, तो अब वो धर्म एग्जिस्ट नहीं करते जो आज के दौर में करते हैं। जैसे आज से कुछ हजार साल पहले यूनानी और इजिप्शियन अपने देवताओं की पूजा करते थे, मगर अब वो धर्म कोई नहीं मानता, वो बस मैथोलॉजी बन चुकी है। खैर, पादरी उसे कहता है कि तुमने सेल्डन को अपना ईश्वर मान लिया है, मगर तुम दोनों ही एक दिन खत्म हो जाओगे, और अगर तुमसे ये सब कोई जबरदस्ती करवा रहा है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। असल में जो धार्मिक लोग थे वो सेल्डन को नापसंद करते थे, क्योंकि क्या होने वाला है ये किसी इंसान को कैसे मालूम। गेल बिना कुछ कहे वहां से निकल जाती है। पूरी रात वो सेल्डन के मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ती है। अगले दिन सेल्डन और गेल को हिरासत में लिया जाता है। ट्रेंटोर के कोर्ट में इनकी सुनवाई होती है, क्योंकि हैरी सेल्डन पिछले कई सालों से अपनी साइको हिस्ट्री पर काम कर रहा है। तो ट्रेंटोर के अलावा भी बहुत से ग्रह इस बारे में जानते हैं, और ये साम्राज्य के लिए खतरे की बात थी, क्योंकि ये तो साफ साफ उन्हें कमजोर साबित करना था। लोग जेनेटिक डायनेस्टी को कमजोर समझने लग जाते, हालांकि उनका पूरी आकाश गंगा पर राज है। और तो और जो कोई भी सेल्डन की साइको हिस्ट्री रीड करता, उसमें से कुछ उसे मानने लग जाते। ऐसा करते करते अब तक 30,000 परिवार उससे जुड़ चुके हैं, और अगर जल्द ही सम्राट ने इस बारे में कुछ नहीं किया, ये बात बिगड़ सकती है। ये सुनवाई हर ट्रेंटोर वासी देख रहा था, ताकि वो अपनी आंखों से देख ले कि सेल्डन एक झूठा है। मतलब ये उनका मानना था। मुकदमे की कार्रवाई को बढ़ाते हुए सेल्डन को आगे बुलाया जाता है। वकील पूछता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी थ्योरी सही है। सेल्डन बताता है कि मैं नंबर्स और मैथ को अच्छी तरह जानता हूँ, और मैंने अपनी थ्योरी में जो कुछ बताया वो सही है, वो मैंने खुद से नहीं बनाया। वकील पूछता है कि क्या तुम्हारी बात को कोई और भी साबित कर सकता है। सेल्डन जवाब देता है कि हाँ, जो भी मेरी तरह नंबर्स और मैथ की समझ रखता हो वो मेरी बात को साबित कर सकता है, चाहे वो मेरी बात पर विश्वास करे या ना करे। वकील पूछता है कि वो कैसे यकीन कर ले कि वो भी सच ही बोलेगा, क्या पता वो तुम में से ही कोई एक हो। इस पर सेल्डन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा, मानवता अंधकार में डूब जाएगी, और तारों के बीच ऐसे युद्ध छिड़ेंगे जो कभी भी खत्म होने का नाम नहीं लेंगे। इसमें 10,000 संसार रेडियो एक्टिव रेडिएशन से राख बन जाएंगे। हम कुछ भी कर ले, इसे रोक नहीं सकते। वकील पूछता है कि आखिर ये तबाही का युग कब तक रहेगा। सेल्डन जवाब देता है कि ये तबाही पूरे 30,000 साल तक चलेगी, ये अंधकार का युग होगा। इस पर वकील कहता है कि सेल्डन की ये मनगढ़ंत बातें सिर्फ लोगों का विश्वास जीतने के लिए है। जिस पर सेल्डन कहता है कि मैं कोई क्रांतिकारी नहीं हूँ। वकील पूछता है कि तुमने कहा कि भविष्य को बदला नहीं जा सकता, तो ये सब करके तुम क्या साबित करना चाहते हो। सेल्डन कहता है कि हम इसे रोक नहीं सकते, मगर इस तबाही के प्रभाव को कम कर सकते हैं। हम इसे 30,000 सालों से 10,000 साल तक ला सकते हैं। अब इस बात की सुनवाई अगले दिन होने वाली थी। गेल जेरल से मिलती है, जो असल में एम्पायर का जासूस था।
वो गेल को सेल्डन का प्राइम रेडियंट देता है और बताता है कि इसमें वो सारे मैथमेटिक कैलकुलेशंस है जिससे सेल्डन आने वाले भविष्य की बात करता है। तुम इसे अच्छे से देख लो। अगर तुमने ये साबित किया कि सेल्डन झूठा है तो उसे फांसी हो जाएगी, और अगर तुमने उसका साथ दिया तो तुम भी उसी के साथ मारी जाओगी। गेल पूछती है कि अगर सेल्डन सच बोल रहा हो तो? जेरल कहता है तब एम्पायर खुद इस समस्या से निपट लेगा। इसके लिए करोड़ों लोगों को चिंता में डालने की कोई जरूरत नहीं। पिछले 12 सालों से सम्राट ये सब संभाल रहे हैं तो आगे भी संभाल लेंगे। तो अब फैसला तुम्हारा है गेल। खैर, गेल अपने कमरे में जाकर इस प्राइम रेडियंट को समझने लगती है और सेल्डन के कैलकुलेशंस को अच्छी तरह समझ जाती है। ये देखकर वो हैरान भी थी। दोस्तों, ये प्राइम रेडियंट असल में एक एडवांस क्वांटम कंप्यूटर है। अगले दिन सुनवाई में सेल्डन से पूछा जाता है कि उसके पास इस तबाही के अरसे को कम करने का क्या हल है। सेल्डन बताता है कि वो एक नींव यानी कि एक फाउंडेशन बनाएंगे जिसमें वो पूरे मानवता के ज्ञान को जमा कर देंगे, ताकि तबाही के बाद जब दोबारा गैलेक्टिक एम्पायर को बनाने की कोशिश की जाए या फिर इंसान वापस से अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करे तो इस फाउंडेशन के इस्तेमाल से उन्हें बहुत आसानी होगी। जितना के विकास में हमें 50,000 साल लगे, हमारे पास डेटा पहले से ही मौजूद होगा। इसे वो इंसाइक्लोपीडिया गैलेक्टिका कहता है। ये इतना ज्ञान था कि इसे जमा करने और सुरक्षित बनाने के लिए लाखों इंसानों की जरूरत थी और इसमें कई साल भी लगने वाले थे। तो इसी डेटा का इस्तेमाल करके इंसान खुद को बेहतर बना सकेगा। गेल से पूछा जाता है कि सेल्डन के कैलकुलेशंस को लेकर उसका क्या मानना है, तो गेल अपनी जान की परवाह किए बिना बता देती है कि सेल्डन के कैलकुलेशंस बिल्कुल ठीक है। जल्द ही ये साम्राज्य तबाह हो जाएगा। जिस पर डस्क डे से कहता है कि मार दो इन दोनों को, किस्सा ही खत्म कर दो। सम्राट के आदेश पर गेल और सेल्डन को हिरासत में लिया जाता है। जब इन्हें ले जाया जा रहा था तो गेल सेल्डन से कहती है कि हैरी, कुछ गड़बड़ है, देखो स्टारगेट की ओर। वहां स्टारगेट में हमें 2 इंसान दिखाए जाते हैं, एक जो लिफ्ट में नीचे आ रहा था ट्रेंटोर की ओर और दूसरा जो स्टेशन में था। एक एनेक्रियन धुन गाने लगा जिससे वो शिकार का गाना कहते हैं और इसके बाद वो सुसाइड बॉम्बिंग करता है, और दूसरा जो उस विशाल स्टेशन में था वो कुछ थेस्पियन शब्द दोहराता है और इसके बाद धमाका, वो विशाल स्टेशन बर्बाद होने लगा। ये काफी एक्सपेंसिव सीन है एक सीरीज के लिए। स्टेशन में लाखों लोग मारे जाते हैं और जब वो ब्रिज ट्रेंटोर की सतह पर गिरता है तो कई लेवल तक वो तबाही मचाता है जिससे करोड़ों की तादाद में लोग मारे जाते हैं। इस तबाही को सम्राट ने अपनी आंखों के सामने देखा। सम्राट डे को लगता है कि ये बगावत थेस्पियन और इनेक्रियन ग्रह वालों की है और हाल ही में इन 2 ग्रहों के एम्बेसडर्स भी यहाँ आए थे। सम्राट गुस्से से पागल हो रहा था क्योंकि स्टारगेट इस साम्राज्य की महानता की निशानी थी और अब किसी ने उसे तबाह कर दिया। बाद में गेल और डॉक्टर सेल्डन को सम्राट के सामने लाया जाता है, जहां सम्राट डे सेल्डन से इस हमले की वजह पूछता है और ये भी कि ये किसने किया है, क्योंकि सेल्डन ये दावा करता है कि वो भविष्य को मैथ की मदद से देख सकता है। हैरी सेल्डन कहता है कि हाँ, वो भविष्य देख सकता है मगर बहुत बड़े लेवल पर। आने वाले सैकड़ों सालों का वो अनुमान लगा सकता है, इतने कम समय का नहीं, कुछ महीनों या सालों के लिए नहीं। उसका मानना है कि ये पूरा गैलेक्टिक एम्पायर तबाह होगा और ऐसे ही छोटी छोटी साजिश और बगावत इसकी वजह बनेगी, मगर वो इस साजिश या बगावत का अंदाजा नहीं लगा सकते कि इसे कौन और कब करेगा। सेल्डन कहता है कि मैं साम्राज्य को गिराने की कोशिश नहीं कर रहा, मगर इस पर जो तबाही आने वाली है उसके असर को कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। सम्राट डे पूछता है कि मुझे सिर्फ एक कारण बताओ कि मैं तुम्हें और तुम्हारे मानने वालों की जान बख्श दूं। इस पर गेल आगे आती है और कहती है कि आपके लिए और भी बुरा हो सकता है। मैंने डॉक्टर सेल्डन के प्राइम रेडियन की जांच की है। अगर आपने डॉक्टर सेल्डन को मार दिया तो विनाश और तबाही की ये प्रक्रिया और तेज हो जाएगी। सिर्फ वही विनाश के युग को कम कर सकते हैं, वो हमारी उम्मीद है। अगर आप उम्मीद को खत्म कर देंगे तो लोग आपको खत्म कर देंगे। सम्राट डे सेल्डन से पूछता है कि अगर तबाही तेज हो सकती है तो धीमी भी की जा सकती है। डॉक्टर सेल्डन बताते हैं कि उन्हें इंपीरियल क्लोनिंग को रोकना होगा, जेनेटिक डायनेस्टी को खत्म करना होगा। लोगों का विश्वास क्लोन्स पर बहुत कम है। वो एक ऐसे राजा की वफादारी नहीं करना चाहते जो कुदरती तौर पर जन्मा भी नहीं हो। इस पर सम्राट डस्क गुस्से में आकर कहता है कि पिछले 4 सदियों से इसी क्लोनिंग के जरिए ही वो पूरे आकाश गंगा में शांति बनाए रखने में सक्षम रहे हैं। पूरे आकाश गंगा में इंसान अगर जी रहे हैं सही से तो वो हमारी वजह से। सेल्डन का मानना है कि इसमें कुछ अलग नहीं। वो कहता है कि आप इस साम्राज्य को कुछ भी नया नहीं दे रहे। जैसे ही पुराना सम्राट मरता है उसी के जैसा एक नया उसकी जगह ले लेता है।
हमें एक ऐसे सम्राट की जरूरत है जिसकी एक अलग पहचान हो, एक अलग सोच समझ हो। ऐसा करके आप खुद को नहीं बचा सकते, मगर आपकी विरासत जरूर बच जाएगी। इस पर सम्राट डेव ने मारने का फैसला बदल देता है और उन्हें अपने फाउंडेशन पर काम करने की इजाजत भी मिल जाती है। मगर ये फाउंडेशन यहाँ ट्रेंटोर पर नहीं बल्कि एक दूर दराज के ग्रह टर्मिनस पर बनाया जाएगा, जिसे हमने एपिसोड के शुरुआत में देखा था। साथ ही उन्हें ये भी बताया जाता है कि अगर उनका ये फाउंडेशन गलत साबित हुआ तो उस पूरे ग्रह को ही तबाह कर दिया जाएगा। लेकिन वहां पहुंचने के लिए ये जंप शिप का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि ये प्रकाश की गति से नहीं बल्कि इन्हें एक स्लो शिप दिया जाएगा जो बहुत ही धीमी गति से चलेगा। तो दोस्तों, असल में टर्मिनस ग्रह पर जो लोग रहते हैं उन्हें सम्राट ने जला वतन कर दिया था। वो हैरी सेल्डन के फॉलोअर्स थे और फाउंडेशन ही उनका धर्म है। वो भविष्यवाणी जिसके हिसाब से 500 साल बाद आकाशगंगा में एक बहुत बड़ा युद्ध होगा, साम्राज्य तबाह हो जाएगा और हैरी सेल्डन को मानने वाले इंसानी इतिहास और अनगिनत ज्ञान को संभाल के रखेंगे। और 10,000 साल बाद जब अंधकार का युग खत्म होगा तो इंसान एक नई शुरुआत करेगा। यही है द फाउंडेशन का असली मकसद। ये लोग युद्ध को नहीं रोक सकते, वो तो होकर ही रहेगा। बस ये उस तबाही के बाद एक नई शुरुआत की उम्मीद में है। वापस आते समय गेल सेल्डन से कहती है कि टर्मिनस यहाँ से 5000 प्रकाश वर्ष दूर है, जिसका मतलब है कि उन्हें वहां तक पहुंचने में 857 दिन लगेंगे। सेल्डन उसे प्लेनेट टर्मिनस के बारे में सब कुछ बता देता है। गेल समझ जाती है कि सेल्डन पहले से ही जानता था कि ये सब होने वाला है, मतलब कि उसने भविष्यवाणी कर ली थी, इसीलिए वो इस सब के लिए पहले से ही तैयार था। उसे पता था कि सम्राट उसे मारेगा नहीं बल्कि उसे और उसके लोगों को जलावतन कर दिया जाएगा टर्मिनस पर। इससे गेल काफी हैरान भी थी और अब उसे विश्वास भी होने लगा। 35 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहां हैरी सेल्डन के लोग टर्मिनस पर आ चुके हैं और पिछले 35 सालों से वो यहीं पर रह रहे हैं। ये अपनी कॉलोनी को फाउंडेशन कहते हैं। हमें सेल्वा और हार्डिन दिखाई जाती है जो फाउंडेशन से बाहर निकलती है। वो यहाँ की वार्डन है। वो उस वॉल्ट के बहुत करीब जाकर उसे छूती है, तब गेल की आवाज सुनाई देती है। वो कहती है कि सेल्वोर जैसे लोग ही उस वॉल्ट के करीब जा सकते हैं। और मैं हमेशा ये सोचती थी कि क्या जब सेल्डन भविष्य को लेकर अपना प्लान बना रहा था तो क्या उसे पता था कि इस ब्रह्मांड का भविष्य इस बात पर टिका होगा कि सेल्वोर को उस वॉल्ट के अंदर क्या मिलता है। मुझे लगता था कि उसे पता था और मुझे ये भी लगता है कि यही वो चीज है जिसका उसे सबसे ज्यादा डर था। और दोस्तों, यहीं पर इस एपिसोड का दी एंड कर देते हैं। आई होप